हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में सीटेट के पेपर फर्स्ट में ईवीएस में पूछे गए हैं। तो आज हम ईवीएस के लिए पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चित्र में डिज़ाइन को मधुबनी कहा जाता है। यानी कि एक जो डिज़ाइन होती है उसे मधुबनी नाम की एक डिज़ाइन होती है। इसे क्या किया जाता है, कपड़े पर चावल के आटे से छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। उस डिज़ाइन को कहाँ पर बनाया जाता है, इस डिज़ाइन को बिहार वगैरह में बनाया जाता है और इस डिज़ाइन को कहा क्या जाता है, मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला का एक पुराना रूप है। यानी कि जो मधुबनी डिज़ाइन है इसे लोक कला का एक पुराना रूप माना जाता है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा हुआ है। यानी कि जो मधुबनी नाम की पेंटिंग है इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा है, क्योंकि बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम है मधुबनी और उसी के नाम पर इस डिज़ाइन का नाम मधुबनी पड़ा हुआ है। ये चावल के आटे के पाउडर का पेस्ट से ये पेंटिंग बनाई जाती है। यानी कि जो चावल का आटा होता है उसके पाउडर के पेस्ट से ये पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें लाल रंग को मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। जो मधुबनी डिज़ाइन है इसे कहाँ पर बनाया जाता है, बिहार में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है जो चावल के पाउडर का पेस्ट होता है, इससे बनाई जाती है ये पेंटिंग, जिसमें लाल रंग को मिलाया जाता है, जिसमें नील का यूज़ किया जाता है, हल्दी का, फूलों का, पेड़ों के रंग इत्यादि चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें जो मधुबनी पेंटिंग होती है इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो चित्र इंसानों के होते हैं, जानवरों के होते हैं, पेड़ पौधों के होते हैं, फूल, पक्षी, मछलियाँ, यानी कई सारे जानवरों को दिखाया जाता है। जो मधुबनी नाम की पेंटिंग है, अगर इससे क्वेश्चन आता है कहाँ पर बनाई जाती है, तो बिहार में बनाई जाती है जिस जिले का नाम है मधुबनी। चावल के पाउडर से बनाई जाती है जिसमें लाल रंग है, नील है या फिर हल्दी है, ये सारी चीज़ों को मिला लिया जाता है और इससे जो पेंटिंग बनाई जाती है वो क्या होते हैं, इंसान बनाए जाते हैं। यानी पेंटिंग में मनुष्यों की कोई बना दी जाती है या जानवर, पेड़ पौधे, फूल, पक्षियाँ, मछलियाँ, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आर्ट के डिज़ाइन में बना दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बेलवनिका गांव कहाँ पर है, तो ये गांव कर्नाटक के अंदर है। अगर पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बेलवनिका गांव कहाँ पर है, तो ये गांव है कर्नाटक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीजूबाई जो बधेका थे वो कहाँ पर रहते थे, तो गीजूबाई बधेका हैं ये गुजरात में रहते थे। ये किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे, इन्होंने बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी थी उनके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है। तो ये कहाँ पर रहते थे, गीजूबाई बधेका, ये गुजरात में रहते थे। और ये किस लिए फेमस थे, इन्होंने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी थी, यानी कि जो कि मोरल स्टोरीज पे, नैतिक चीज़ों पर आधारित होती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। अगर पक्षियों में देखा जाए तो एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है रॉबिन चिड़िया। ये जो अपने अंडे देती है ये कहाँ पर देती है, सड़क के किनारे पर देती है या फिर पत्थरों के बीच में देती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कोयल कौए के घोंसले में अपना अंडा देती है। यानी कि अगर पूछा जाता है जो कोयल होती है ये अपने अंडे कहाँ पर देती है, तो ये कौए के घोंसले में देती है। सभी पक्षी जो अपने अंडे देने के लिए घोंसले का ही उपयोग करते हैं। यानी कि जितने भी पक्षी होते हैं ये अपने अंडे कहाँ पर देते हैं, घोंसले में देते हैं। तो जो कोयल होती है ये अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है, ये अपने अंडे को कौए के घोंसले में दे आती है और जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, यानी अंडे से बाहर नहीं जाते या फिर उड़ना नहीं सीख जाते हैं, तब तक वो बच्चे कौए के घोंसले में रहते हैं और उनकी जो देखभाल करता है कौआ ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। यानी कि जब जो अंडे से पक्षी बाहर आ जाते हैं, तो जब ये चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद में जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, यानी इधर उधर उड़कर इधर उधर पेड़ों की शाखाओं पर रहने लगते हैं। नलमंदा गाँव अगर पूछा जाता है ये कहाँ पर है, तो नलमदा गाँव है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी गांव कहाँ पर है, तो ये गांव कर्नाटक में है। हिलगुंडी गांव ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन सभी में दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके ईवीएस के पेपर में नहीं आते हैं। उसके बाद जैसे कि आपके 15 नंबर की जो ईवीएस आएगी उसमें, यानी जो 15 मार्क्स की जो आपकी ईवीएस आएगी उसमें आपके यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, तो वो आपकी अलग होती है। जो कि आपकी पेडागोजी की क्लासेज है वन लाइनर के थ्रू चल रही है। आप जाके सीटेट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपकी 2024 सीटेट सीडीपी और पेडागोजी की जो वन लाइनर वीडियो है उनमें जाके आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ में जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखती हैं वो वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, यानी जो बरगद का पेड़ है, जैसे ये पेड़ बना हुआ है उसमें जो शाखाएं इधर उधर लटक रही होती हैं, ये जो शाखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, तो ये इसकी जड़ें होती हैं।
उसके बाद है डेजर्ट ओक यानी कि रेगिस्तानी जिसे ओक कहा जाता है। ये पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। डेजर्ट ओक से यानी कि जो रेगिस्तानी ओक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, यानी कि जो इसके पानी होता है वो पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब पानी की कमी पड़ती है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसी की जो ये जो शाखा होती है इसमें पाइप को डाल लेते हैं और इसी से पानी का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है तो असम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जब चावल की नई फसल होती है तब असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि जो बिहू का महोत्सव होता है ये कब मनाया जाता है तो 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू के अवसर पर बांस का भेला घर बनाते हैं, यानी कि जब बिहू का उत्सव मनाया जाता है तो बांस से भेला घर बनाते हैं, यानी कि जो बांस होता है उससे एक भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। अगर पूछा जाता है मुक्तापुर जो गांव है वो कहाँ पर है तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य, जो तेलंगाना राज्य में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के पोचमपल्ली जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू के अवसर पर बांस का भेला घर बनाते हैं, यानी बिहू के अवसर पर जब बिहू का उत्सव मनाया जाता है तो क्या बनाया जाता है? बांस से भेला घर बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। अगर पूछा जाता है मुक्तापुर गांव है जो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना के राज्य के जो पोचमपल्ली जिला है वहाँ पर है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई, खिलौने बनाना, इत्र उत्पादन आदि होता है। अगर देखा जाए तो जो पोचमपल्ली जिला है यहाँ पर ये किस किस चीज़ के लिए फेमस है तो पारंपरिक व्यवसाय के लिए फेमस है। कालीन यानी कि जो कालीन होते हैं, कारपेट होते हैं, उसे बनाने के लिए फेमस है। खिलौने बनाने के लिए फेमस है। इत्र यानी कि जो परफ्यूम है, इस चीज़ का उत्पादन पोचमपल्ली जिले में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहाँ पर उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू की सॉल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के नाम यानी जो वहाँ के देश का नाम है, जो वहाँ के राज्य का नाम है उसके ही नाम से फेमस हो गई। जैसे कुल्लू की सॉल कही जाती है, मधुबनी पेंटिंग कही जाती है क्योंकि ये मधुबनी नामक गाँव में बनाई जाती है। कुल्लू की सॉल कुल्लू में बनाई जाती है, इसलिए वहाँ की सॉल फेमस हो गई है। असम की रेशम फेमस हो गई क्योंकि असम में बनाई जाती है। कश्मीरी कढ़ाई यानी जो कश्मीर में जो कढ़ाई की जाती है वो कश्मीर में की जाने वाली कढ़ाई है, इसलिए उसे इसी नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी है, ये कहाँ पर है तो संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात है जो यहाँ पर अबू धाबी स्थित है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। अगर देखी जाए तो यहाँ की जैसे अपने यहाँ की मुद्रा जैसे रुपीज़ होती है वैसे ही अबू धाबी की जो मुद्रा अगर पूछी जाती है तो वो क्या है? दिरहम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चितप्पन मलयालम में पिता के छोटे भाई को कहा जाता है, यानी कि चाचा को कहा जाता है। अगर पूछा जाता है मलयालम में जो पिता का छोटा भाई होता है उसे क्या कहा जाता है तो चितप्पन कहा जाता है। कुंजुम्मा किसको कहा जाता है तो ये मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी कि चाची को कहा जाता है। चाचा को क्या कहा जाता है? चितप्पन। और अगर जो चाची होती है उनको क्या कहा जाता है? कुंजुम्मा। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी इत्यादि। अगर देखा जाए तो केरल में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि केला का पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कटहल कहाँ होता है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो उस राज्य का क्या नाम होगा तो आपको बताना है कि केरल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है, यानी कि जो खजूर के पेड़ होते हैं रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे कि तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है। अगर देखा जाए तो जो केरल होता है वो मसालों के लिए फेमस माना जाता है, तो केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च। ये सारी चीज़ें अगर पूछी जाती हैं कहाँ पर मिलती हैं तो केरल में मिलती हैं। तो ये थे आपके ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके जितने भी सीटेट हुए हैं वहीं से लिए गए हैं और उसी में से जो भी पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन सभी से ही कहीं ना कहीं से छांट के आपके एकत्रित किए गए हैं और आपको बताए जा रहे हैं। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी भी टाइप की कोई भी कमी लगती है आपको ईवीएस की या किसी भी अदर सब्जेक्ट की वीडियोज़ में तो फिर आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारी ईवीएस की वन लाइनर की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।